वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। मेरा नाम है कीर्ति। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2016 का स्टाफ नर्स का प्रीवियस ईयर पेपर। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। यहाँ पर हम दो पार्ट में इस पेपर को सॉल्व करेंगे। टोटल 100 एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। तो जिनका भी जनवरी में 12 और 13 जनवरी को एमपी स्टाफ नर्स व्यापम का पेपर है, अभी एट प्रेजेंट में 20 दिसंबर को है जो यूपी में पेपर होने वाला है, और साथ ही साथ अदर स्टेट के लिए जो भी सीएचओ स्टाफ नर्स एग्जाम होते हैं उन सभी में क्वेश्चन पेपर हेल्पफुल रहेगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन बटन जरूर प्रेस करें, जिससे कभी भी वीडियोस पब्लिश हो चैनल पर आपको नोटिफिकेशन मिले और आप लोग वीडियोस देख सकें। तो यहाँ पर टोटल जो क्वेश्चन है वो 100 क्वेश्चन है, बट हम इस क्वेश्चन पेपर को 2 पार्ट में डिवाइड करके सॉल्व करेंगे। पार्ट फर्स्ट में 50 एंड पार्ट सेकंड में रिमेनिंग 50 क्वेश्चन। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे तो एंड तक जरूर देखना, लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि जिनका एमपी स्टाफ नर्स और यूपी के लिए पेपर होने वाला है उसमें इसी तरीके के क्वेश्चन आते रहे हैं एग्जाम में। और इस क्वेश्चन पेपर की एक खास बात यह है कि इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज हैं, जो कि आपका यूपी का पेपर होगा और एमपी में पेपर होना है व्यापम में दोनों लैंग्वेज ही आपको मिलने वाली हैं। तो ये क्वेश्चन पेपर सभी लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एलोपेसिया इज कॉमनली सीन आफ्टर विच ड्रग थेरेपी। तो एलोपेसिया जो गंजापन जिसको हम कहते हैं हिंदी में, बाल्डनेस, एक किस ड्रग थेरेपी के कारण होने वाली प्रॉब्लम है। ऑप्शन है एंटीबायोटिक थेरेपी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और नन ऑफ दी अबव। तो जो एलोपेसिया की कंडीशन होती है ये किसके कारण होने वाली प्रॉब्लम है, कौन सी ड्रग थेरेपी के कारण। तो ये होती है जनरली जो कैंसर पेशेंट के लिए कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट दिया जाता है उसके कारण होने वाली प्रॉब्लम। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, बी, कीमोथेरेपी। नेक्स्ट इज, व्हाट शुड बी डन टू डीकंटामिनेट द आर्टिकल्स यूज्ड इन लेबर रूम टू कंडक्ट डिलीवरी। क्या यूज करेंगे आप, what should be done to decontaminate the article used in labor room to conduct the delivery। आप ऐसा क्या डिसइंफेक्टेंट यूज करेंगे जो लेबर रूम में आर्टिकल्स हैं डिलीवरी के टाइम पर क्या हो गए हैं, कंटामिनेट हो गए हैं, तो उनको डीकंटामिनेट करना है। ऑप्शन है वॉश विथ डिटर्जेंट एंड वाटर, प्लेस इन 0.5% क्लोरीन सोल्यूशन फॉर 10 मिनट, प्लेस इन 5% क्लोरीन सोल्यूशन फॉर 60 मिनट एंड वॉश विथ टैप वाटर। तो आप इस तरीके के आर्टिकल्स को किस सॉल्यूशन से क्लीन करेंगे। तो आपको यहाँ पे क्लीन करना पड़ेगा जो भी आर्टिकल्स यूज़ किए गए हैं लेबर रूम में डिलीवरी के लिए, तो उनके लिए 10 मिनट के लिए क्या करना है, 0.5% क्लोरीन सोल्यूशन में रखना है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा, बी, प्लेस इन 0.5% क्लोरीन सोल्यूशन फॉर 10 मिनट, जिससे जो भी आर्टिकल्स यूज किए गए हैं वो क्या हो जाए, डीकंटामिनेट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड, डिस्टेंट विजन इज असिस्ड बाय यूजिंग, दूरदृष्टि को किस चीज से आप आंक सकते हैं। ऑप्शन है कन्फ्रंटेशन टेस्ट, रिसबर्ग टेस्ट, जैगर्स कार्ड या फिर स्नेलन चार्ट। तो इसी तरीके के क्वेश्चन है जो मैंने आपको 2 दिन पहले क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाया था, उसमें भी ये क्वेश्चन थे। इसमें 2-3 क्वेश्चन मिक्सअप क्वेश्चन है इस पेपर में भी, तो आप लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, कॉमन होते हैं, जो सभी एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो डिस्टेंट विजन को आप किससे चेक कर सकते हैं। ऑप्शन है कन्फ्रंटेशन टेस्ट, हिरिसबर्ग टेस्ट, जैगर कार्ड या फिर स्नेलन चार्ट। दूरदृष्टि और डिस्टेंट विजन को हम किसके थ्रू असेस कर सकते हैं, स्नेलन चार्ट के द्वारा, जिसमें बहुत सारे जो वर्ड लिखे होते हैं कैपिटल स्मॉल, फिर उससे ज़्यादा छोटे रहेंगे बड़े रहेंगे, वो सभी स्नेलन चार्ट में प्रेजेंट रहते हैं, और उससे विजन को चेक करने के लिए है जो चार्ट यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा, डी, स्नेलन चार्ट। नेक्स्ट इज, आईज नीड टू बी कवर्ड ड्यूरिंग फोटोथेरेपी सेशन बिकॉज। तो आँखों को और जेनाइटल पार्ट्स को कवर कर दिया जाता है फोटोथेरेपी के द्वारा, जो एंडिस्क ट्रीटमेंट में यूज़ होने वाली थेरेपी है जो फोटोथेरेपी। तो इससे क्या किया जाता है, बिलीरुबिन के लेवल को घटाया जाता है फोटोथेरेपी का ट्रीटमेंट देके, जो भी जॉइंटिस की कंडीशन होती है उसमें। तो फोटोथेरेपी में आइस को और जेनाइटल पार्ट को कवर कर दिया जाता है, बाकी पूरे कपड़े रिमूव कर दिए जाते हैं।
तो आंखों को क्यों कवर किया जाता है, क्वेश्चन है यहाँ पर। ऑप्शन में टू मेक श्योर दैट न्यूबॉर्न हैज क्लोज्ड द आईज वेल, रिड्यूस ओवर स्टिमुलेशन फ्रॉम ब्राइट कलर, प्रिवेंट इंजरी टू कंजक्टिव एंड रेटिना, लिमिट एक्सेसिव रैपिड आई मूवमेंट एंड एंजाइटी। तो इसका सही आंसर है जो क्या होगा, तो आइज को कवर इसलिए किया जाता है जब भी फोटोथेरेपी दी जा रही हो, ताकि कंजक्टिवा और रेटिना को किसी भी तरीके की इंजरी से प्रिवेंट किया जा सके। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, सी, प्रिवेंट इंजरी टू कंजक्टिवा एंड रेटिना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क कैन बी स्टोर्ड इन रूम टेम्परेचर फॉर हाउ मेनी आवर। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है कि जो एक्सप्रेस मिल्क है उसको, ब्रेस्ट मिल्क है उसको कितने टाइम तक रूम टेम्परेचर पर रख सकते हैं। ऑप्शन में है 4, 8, 16 या फिर 24 आवर। कितने घंटे तक आप जो एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क है उसको बाहर रख सकते हैं रूम टेम्परेचर पर, तो उसको हम रख सकते हैं ओनली 4 आवर। रूम टेम्परेचर पूछा है तो 4 आवर। नेक्स्ट इज, इन डायरिया विच ऑफ द फॉलोइंग सप्लीमेंटेशन शुड बी डन। तो डायरिया में कौन सा सप्लीमेंटेशन दिया जाएगा, आयरन, आयोडीन, जिंक या फिर कैल्शियम। तो डायरिया में जो सप्लीमेंटेशन दिया जाता है वो क्या है, जिंक। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग पेशेंट इज एट हाई रिस्क ऑफ यूटीआई। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए कौन से पेशेंट हैं जो हाई रिस्क पेशेंट हैं। ऑप्शन में डायबिटीज मेलाइटिस, पेशेंट ऑन एंटीबायोटिक्स, पेशेंट विथ यूरिनरी स्टोन या फिर पेशेंट विथ फैमिली हिस्ट्री ऑफ यूटीआई। यदि किसी पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री है यूटीआई को लेके, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को लेके, तो वो, तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, हाई रिस्क है यूटीआई के लिए, तो वो क्या होगा, बेस्ड ऑन ऑप्शन की बात करें हम तो वो होगा डायबिटीज मेलाइटिस का पेशेंट, उसको सबसे ज़्यादा चांसेस होंगे कि उसको यूटीआई हो सकता है। नेक्स्ट इज, कॉमनेस्ट कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया इज। तो भारत में अंधता का प्रमुख कारण क्या है। ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आता है। ऑप्शन में है विटामिन ए डेफिशिएंसी, कैटरेक्ट, ग्लूकोमा एंड ट्रॉकोमा। तो भारत में सबसे ज़्यादा ब्लाइंडनेस किसके कारण होती है, तो ये होती है कैटरेक्ट के कारण। मोस्ट कॉमन कॉज है इंडिया में अंधे होने का। नेक्स्ट है यहाँ पर, द मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर एल्कोहलिज्म इज। तो एल्कोहलिज्म के लिए जो मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट है वो क्या है। ऑप्शन है साइकोथेरेपी, एल्कोहलिक्स एनोनिमस, टोटल एब्सिस्टेंस, एवर्जन थेरेपी। तो ये सभी यूज़ किए जाते हैं एक्चुअल में एल्कोहलिज्म के क्लाइंट के लिए। बस जो मोस्टली इफेक्टिव रहेगा वो क्या होगा, टोटल एब्सटिनेंस, पूरे तरीके से निषेध लगाना कि आपको शराब नहीं पीनी है। शराब की आदत को छुड़ाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि क्या करना है, टोटल एब्सटिनेंस करवाना है, मतलब कि आपको बिल्कुल भी नहीं पीना है, पूर्ण निषेध। नेक्स्ट इज, मैनर्स डिसीज इज रिलेटेड टू। मेनियर्स डिसीज है किससे रिलेट करती हुई डिसीज है। ऑप्शन है आई, ईयर एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जो मेनियर्स डिसीज है, मैंने आपको कई बार इसके जो बेसिक सिम्टम्स हैं वो भी बताए हैं, वो आपको एग्जाम में आ सकते हैं। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा, बी, ईयर। जो एंडोलिम्फ फ्लूइड होता है कानों में, उसमें क्या हो जाए, तो वो ज़्यादा बनने लगेगा जिसके कारण टिनिटस, रिंगिंग साउंड या फिर वर्टिगो, ये सभी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। मेनर्स डिसीज के हैं जो मोस्ट क्लासिकल सिम्टम भी माने गए हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी, ईयर की प्रॉब्लम है क्या, मेनियर्स डिसीज। नेक्स्ट इज, फैक्टर अफेक्टिंग न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन है रिलीजन, कल्चर, इकोनॉमिक एंड ऑल ऑफ दी अबव। तो न्यूट्रिशन को सभी फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं। रिलीजन इस तरीके से अफेक्ट करेगा कि जो लोग वेज नॉन वेज है, जो कुछ भी इस तरीके से नहीं खाते हैं। सेकंड थिंग इज कल्चर, इकोनॉमिक में फाइनेंशियल कि आप ये चीज़ें खा सकते हैं, आपके इतनी गुंजाइश है इन चीज़ों को लेने की, ये सभी चीज़ें। तो यहाँ पर जो फैक्टर न्यूट्रिशन को अफेक्ट कर सकते हैं वो क्या है, सभी। नेक्स्ट इज, केएमसी शुड बी कंटिन्यूड फॉर अ न्यूनेट बॉर्न प्रीटर्म। यदि कोई प्रीटर्म बच्चा है बिफोर 36 वीक ऑफ जेस्टेशन के डिलीवर हो गया है, तो उसको केएमसी, कंगारू मदर केयर, कब तक कंटिन्यू रखनी होगी। ऑप्शन में है अप टू 28 डेज आफ्टर बर्थ, अप टू 4 मंथ्स,
अप टू 14th वीक ऑफ प्रेगनेंसी टिल बेबी अचीव 3500 ग्राम वेट। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? तो केएमसी कब तक कंटिन्यू करके रखनी यदि प्रीटर्म बेबी हुआ है? यदि यहाँ पर 2500 ग्राम वेट भी होता तब भी आप उसको मार्क कर सकते हैं, क्योंकि इंडियन बेबीज का जो नॉर्मल बर्थ वेट होता है वो कितना होता है? 2.5 to 3.5 kg। तो यहाँ पर बेस्ड ऑन ऑप्शन की बात की जाए तो सही आंसर क्या होगा? डी। जब तक बेबी क्या हो जाए, नॉर्मल वेट ना हो जाए बेबी का, तब तक हमें उसको कंगारू मदर केयर है जो प्रोवाइड करवानी होगी। नेक्स्ट इज द स्पेस बिटवीन आर्कनॉइड एंड पायोमेटर इज कॉल्ड। जो स्पेस है ब्रेन में आर्कनॉइड और पायोमेटर के बीच जो लेयर होती है, एक्चुअल में जो मेनेंजियल लेयर है उसकी मेनेंजस लेयर है जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के लिए, उसकी 3 लेयर होती हैं। यहाँ पर पूछा है आर्कनॉइड और पायोमेटर के बीच का स्पेस क्या कहलाएगा? ऑप्शन में है एपिड्यूरल, सबड्यूरल, सब आर्कनॉइड या फिर एक्स्ट्रा ड्यूरल। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? वो होगा सब आर्कनॉइड। नेक्स्ट इज राइट डोज ऑफ इंजेक्शन विटामिन के फॉर बेबीज बोर्न विथ वेट लेस देन 1 किलोग्राम। राइट डोज क्या होगा विटामिन के का यदि बेबी का बर्थ वेट कितना है? 1 किलोग्राम से भी कम है। ऑप्शन है 0.5 mg, 1 mg, 0.1 mg या फिर 1 mcg। तो राइट डोज होगा 1 किलोग्राम से भी कम है उस बेबी का वेट, तो उसके लिए होगा 0.5 mg। यदि नॉर्मल वेट होता 2.5 kg तब हम देते 1 mg, बट यहाँ पर बर्थ वेट कितना है? लेस देन 1 kg है, तो विटामिन के का डोज कितना दिया जाएगा? 0.5 mg। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15। आईओपी इंक्रीज इन इंट्राऑक्यूलर प्रेशर है जो किस कंडीशन में बढ़ेगा? ऑप्शन है इन कंजक्टिवाइटिस, इन ग्लूकोमा, इन कैटरेक्ट या फिर इन स्टाई। तो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, आईओपी का यहाँ पर मतलब है इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, किस कंडीशन में बढ़ता है? तो ये बढ़ता है ग्लूकोमा की कंडीशन में। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस में क्या होगा? ऑप्शन है सीएसएफ प्रेशर इंक्रीज, सीएसएफ प्रेशर डिक्रीज, सीएसएफ ग्लूकोज इंक्रीज या फिर ब्लड प्रेशर डिक्रीज। क्वेश्चन क्या है? मेनिंजाइटिस जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की लेयर है उसमें इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन का होना, वो कंडीशन क्या कहलाएगी? मेनिंजाइटिस। तो मेनिंजाइटिस में क्या होगा? जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का प्रेशर है बढ़ेगा। मेनिंजाइटिस के जो क्लासिकल सिम्टम हैं ब्रुजिन्स्की, कर्निंग साइन, फीवर, नक्चल रिजिडिटी, ये आपको एग्जाम में आ सकते हैं, तो आपको ये भी याद रखना है मेनिंजाइटिस के क्लासिकल सिम्टम है जो। तो यहाँ पर क्वेश्चन में सही आंसर क्या होगा कि मेनिंजाइटिस में जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है उसका प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। नेक्स्ट इज स्टीम इनहेलेशन इज, स्टीम इनहेलेशन क्या है? ऑप्शन में है ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड और नन ऑफ दी अबव। तो स्टीम इनहेलेशन में क्या किया जाता है? मॉइस्ट हीट प्रोवाइड करवाई जाती है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? बी, मॉइस्ट हीट। नेक्स्ट इज इनएडिक्वेट इनटेक ऑफ विच विटामिन बाय द प्रेग्नेंट वुमेन कैन कॉज न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इन चाइल्ड। यदि प्रेगनेंसी में कोई लेडी है जो किस विटामिन का सेवन है जो इनटेक है कम कर रही है, तो उसके जो बेबी को एनटीडी की कंडीशन हो सकती है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की कंडीशन हो सकती है। ऑप्शन में है फॉलिक एसिड, थियामिन, नियासिन या फिर राइबोफ्लेविन। तो प्रेगनेंसी में यदि कोई लेडी फॉलिक एसिड है जो कम मात्रा में ले रही है, तो जो होने वाला बच्चा है उसको न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होने के चांसेस हो सकते हैं। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। अमीबिक डिसेंट्री इज कॉज्ड बाय, तो अमीबिक डिसेंट्री किसके थ्रू होने वाली प्रॉब्लम है? ऑप्शन में है जियार्डिया, एमीबिया प्रोटियस, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका या फिर टीनिया सोलियम। तो जो अमीबिक डिसेंट्री है किसके द्वारा होने वाली प्रॉब्लम है? जो प्रोटोजोआ है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, इसके थ्रू होने वाली प्रॉब्लम है। नेक्स्ट इज बेस्ट मेथड टू ड्राई हैंड आफ्टर हैंड वॉश इज, हाथ धुलने के बाद, हैंड वॉश के बाद कौन सी मेथड बेस्ट है हाथ सुखाने के लिए? ऑप्शन है बाय ड्राई एयर, बाय हेयर ड्रायर, बाय कॉमन टॉवल या फिर डी नन ऑफ दी अबव।
तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? बाय ड्राई एयर। ड्राई एयर के द्वारा आपका हाथ सुखाना बेस्ट तरीका होगा। नेक्स्ट इज लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड इज। इनमें से सबसे बड़ी सलाइवरी ग्लैंड कौन सी है? ऑप्शन है पैरोटिड, सब मैंडिबुलर, सबलिंगुअल एंड पेंक्रियाज। तो लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड पूछा है, तो यहाँ पर सलाइवरी ग्लैंड क्या है? पैरोटिड, सब मैंडिबुलर और सबलिंगुअल। तो सबसे बड़ी जो लार की ग्रंथि है वो कौन सी है? तो वो है पैरोटिड ग्लैंड। नेक्स्ट इज विच असेसमेंट इंडिकेट द नर्स अबाउट डेवलपमेंट ऑफ कार्डियोजेनिक शॉक इन मायोकार्डियल इंफार्क्शन पेशेंट इन आईसीयू। यदि कोई एमआई का पेशेंट है जो उसको आईसीयू में रखा गया है, तो उसमें कार्डियोजेनिक शॉक डेवलपमेंट होने के जो सबसे बेस्ट इंडिकेशन क्या होंगे, जिससे एक नर्स पता लगा सकती है कि उसको कार्डियोजेनिक शॉक है जो डेवलप हो रहा है एमआई के क्लाइंट में, मायोकार्डियल इंफ्राक्शन के पेशेंट में। ऑप्शन में ब्रेडिकार्डिया, इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर, ओलिगोयूरिया, वार्म एंड फ्लश्ड स्किन। तो यदि किसी पेशेंट का जो एमआई का पेशेंट है और उसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसको कार्डियोजेनिक शॉक है जो डेवलप हो रहा है, बेस्ट इंडिकेशन क्या होगा इसके लिए? ओलिगोयूरिया। जो यूरिन का आउटपुट है वो कितना हो गया है? लेस देन 100 ml इन 24 आवर। 24 घंटे में 100 ml से भी कम यूरिन आउटपुट हो रहा है, मतलब कि उसको कार्डियोजेनिक शॉक की कंडीशन डेवलप हो रही है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट इज प्लेस वेयर आरबीसी आर प्रोड्यूस्ड। तो आरबीसी का प्रोडक्शन कहाँ पर होता है? ऑप्शन में लिवर, ब्लड, टेस्टिस या फिर रेड बोन मैरो। तो आरबीसी का प्रोडक्शन कहाँ पर होता है? रेड बोन मैरो में। नेक्स्ट इज द यूनिवर्सल प्रिकॉशन इंक्लूड। यूनिवर्सल प्रिकॉशन में क्या क्या पॉइंट हैं जो इंक्लूड है? ऑप्शन में है ग्लविंग, गाउनिंग, हैंड वॉशिंग और ऑल ऑफ दी अबव। तो यूनिवर्सल प्रिकॉशन में सभी पॉइंट्स हैं जो इंक्लूड रहेंगे, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? डी, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट इज व्हाट इज यूज्ड टू क्लियर द एयरवे न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न में एयरवे क्लियर करने के जो तरीके हैं वो क्या हैं? ऑप्शन है म्यूकस सकर, पेंगुइन सकर, मैनुअल सक्शन मशीन या फिर डी, ऑल ऑफ दी अबव। न्यूबॉर्न में जो एयरवे सक्शनिंग की जाती है उनका एयरवे क्लियर किया जाता है, तो ये सभी पॉइंट्स हैं जो सभी सकर्स और मशीन हैं जो यूज़ किए जाते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? डी, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट इज कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ सिफिलिस। तो सिफिलिस का जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है वो क्या है? तो सिफिलिस ट्रिप्नोमा पैलिडियम बैक्टीरिया के थ्रू होने वाली समस्या है, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट इज प्रीटर्म बेबी इज। तो प्रीटर्म बेबी है जो कब कंसीडर किए जाते हैं? ऑप्शन है born before 37 weeks of gestation, born before 40 weeks, born before 42 weeks या फिर born before 47 weeks। तो प्रीटर्म बेबी कंसीडर किए जाते हैं जो नॉर्मल जेस्टेशनल पीरियड होता है उससे कब? बिफोर 37 वीक। यदि 37 वीक के पहले डिलीवर हो जाते हैं बेबीज तो क्या कहलाते हैं? प्रीटर्म बेबीज। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट इज सिंप्लीफाइड पार्टोग्राफ शुड बी यूज्ड। तो सिंप्लीफाइड पार्टोग्राफ का यूज कब किया जाना चाहिए? ऑप्शन है फॉर एवरी फीमेल इन लेबर, फॉर अ फीमेल एट रिस्क टू डेवलप कॉम्प्लिकेशन, ऑन चॉइस ऑफ नर्स, प्रेग्नेंट वुमेन अंडरगोइंग सिजेरियन सेक्शन। तो सिंप्लीफाइड पार्टोग्राफ का यूज जो भी फीमेल, हर एक फीमेल जो लेबर के लिए रेडी है या फिर उसकी डिलीवरी होने वाली है उसके लिए क्या यूज किया जाना चाहिए? सिंप्लीफाइड पार्टोग्राफ। नेक्स्ट इज विच विटामिन इज फाउंड इन न्यूबॉर्न। तो न्यूबॉर्न बेबीज में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ऑप्शन है विटामिन बी, सी, डी एंड विटामिन नन ऑफ दी अबव, इनमें से कोई नहीं। तो जो विटामिन है जो न्यूबॉर्न बेबीज में पहले से ही प्रेजेंट होता है वो क्या है आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका आंसर है नन ऑफ दी अबव। न्यूबॉर्न बेबीज में कोई भी विटामिन एट द बर्थ है जो प्रेजेंट नहीं होते। यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30।
अकॉर्डिंग टू फ्रूड विच कंपोनेंट ऑफ पर्सनालिटी ऑपरेट अकॉर्डिंग टू द रियलिटी प्रिंसिपल। तो आपने फ्रूड की जो साइकोलॉजिकल थ्योरी पढ़ी है, आईडी, ईगो और सुपर ईगो, तो इसके अकॉर्डिंग है जो रियलिटी प्रिंसिपल पर कौन सी पर्सनालिटी काम करेगी। ऑप्शन है आईडी, ईगो, सुपर ईगो एंड ट्रस्ट। तो जो रियलिटी प्रिंसिपल पर काम करने वाली पर्सनालिटी है वो क्या है, ईगो। नेक्स्ट इज VDRL टेस्ट इज डन फॉर द डायग्नोसिस ऑफ। तो VDRL टेस्ट है जो किस डिसीज के डायग्नोस करने के लिए किया जाता है। तो VDRL टेस्ट का यूज किया जाता है सिफिलिस डायग्नोस करने के लिए, टाइफॉइड के लिए विडाल है, डिप्थीरिया के लिए सिक टेस्ट किया जाता है। तो यहाँ पर VDRL टेस्ट किसके लिए किया जाता है, सिफिलिस को आइडेंटिफाई करने के लिए। नेक्स्ट इज इन विद एनालिसिस ऑफ इन्वेंट्री, डी रिफर्स टू। तो यहाँ पर ये मैनेजमेंट का क्वेश्चन है, तो BED है, तो यहाँ पर विद एनालिसिस में इन्वेंट्री है जो डी वर्ड है, इसका डी का मतलब क्या है। ऑप्शन में डिमांडेबल, डिजायरेबल, ड्यूरेबल या फिर डिस्कार्डेबल। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, डिजायरेबल। विद में जो डी का फुल फॉर्म है वो क्या है, डिजायरेबल। नेक्स्ट इज विच बोन इज ऑल्सो नोन एज कॉलर बोन। कॉलर बोन कौन सी बोन कहलाती है। कॉलर से आप अपनी जो शर्ट है उसकी कॉलर के थ्रू भी अंदाजा लगा सकते हैं यदि आपको याद रखना है। तो कॉलर बोन कौन सी ऑप्शन है, क्लेविकल, स्कैपुला, रेडियस या फिर ह्यूमरस। तो कॉलर बोन किसको कहा जाता है, क्लेविकल बोन्स को। नेक्स्ट है यहाँ पर इन इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन विच प्रोजेस्ट्रॉन इज यूज्ड। तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं, उनमें कौन सा प्रोजेस्ट्रॉन यूज किया जाता है। ऑप्शन है नोरेस्ट्रॉन, मेडॉक्सीप्रोजेस्ट्रॉन, डेसोजेस्ट्रॉल एंड लिवोनोजेस्ट्रॉल। तो सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाने वाला प्रोजेस्ट्रॉन है कॉन्ट्रासेप्टिव, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव में, तो वो क्या है, लिवोनोजेस्ट्रॉल। जो आईपेल और आइकेन पिल्स आती हैं उनमें सबसे ज़्यादा इसी का कंपोनेंट प्रेजेंट होता है। और इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं उनमें प्रोजेस्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, वो क्या है, लेवोनोजेस्ट्रॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, लाइफ ऑफ RBC इज। तो जो रेड ब्लड कॉर्पसेल्स हैं इनका जीवन काल कितना होता है। तो इनका जीवन काल होता है टोटल 120 डेज, 120 दिन। नेक्स्ट इज फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एसेंशियल इज। यदि हमारी बॉडी में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करना है तो किस विटामिन की जरूरत पड़ेगी। ऑप्शन है विटामिन A, B, C एंड D। कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए जो विटामिन की जरूरत पड़ेगी वो क्या होगा, विटामिन D। नेक्स्ट इज द ड्यूरेशन ऑफ माइक्रो टीचिंग शुड बी। माइक्रो टीचिंग का ड्यूरेशन है जो कितना होना चाहिए। ऑप्शन है 25 मिनट, 5 to 10 मिनट, 10 to 15 मिनट या फिर 15 to 20 मिनट। तो माइक्रो टीचिंग का जो ड्यूरेशन है वो एटलीस्ट 5 to 10 मिनट होना चाहिए। नेक्स्ट इज कॉप्लिक स्पॉट सिम्टम इज एसोसिएटेड विथ। जो कॉप्लिक स्पॉट है ये किस डिसीज के सिम्टम्स हैं। ऑप्शन में मीजल्स, डिप्थीरिया, चिकन पॉक्स और पर्ट्यूसिस। तो कॉप्लिक स्पॉट किस में देखने को मिलते हैं, मीजल्स में। नेक्स्ट इज पोजीशन प्रोवाइडेड टू द पेशेंट ऑफ एक्यूट MI। एक्यूट MI का जो पेशेंट है उसको कौन सी पोजीशन प्रोवाइड कराएंगे। ऑप्शन है फॉलोअर्स, रिकम्बेंट, सिट अपराइट एंड डॉर्सल पोजीशन। तो जो मायोकार्डियल एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का पेशेंट है उसको जो हम पोजीशन देंगे वो कौन सी पोजीशन होगी, तो वो होगी डॉर्सल पोजीशन, सीधे लेटे हुए अवस्था में। नेक्स्ट इज थेरेपी यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ जॉइंटिस इन न्यूबॉर्न। तो न्यूबॉर्न बेबीज में कौन सी थेरेपी है जो जॉइंटिस ट्रीटमेंट के लिए यूज की जाती है। ऑप्शन है फोटोथेरेपी, एडिक्वेट फ्लूइड थेरेपी, एक्सेंट ट्रांसफ्यूजन और डी ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा। तो फोटोथेरेपी भी यूज की जाती है जॉइंटिस ट्रीटमेंट में, फ्लूइड थेरेपी भी यूज कर सकते हैं, एक्सेंट ट्रांसफ्यूजन भी किया जाता है। यदि इन ऑप्शन के अलावा फोटोथेरेपी बस होता तब आप उसको मार्क कर सकते थे, बट यहाँ पर सभी ऑप्शन सही हैं तो इसलिए इसका आंसर भी क्या होगा, डी ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 41, 0.5% क्लोरीन सॉल्यूशन शुड बी चेंज्ड इन विच कंडीशन।
तो 0.5% जो क्लोरीन सॉल्यूशन आप यूज़ कर रहे हैं तो किस कंडीशन में आपको बदल देना चाहिए। ऑप्शन है सॉल्यूशन बिकम टर्बिड आफ्टर एवरी 24 आवर, सॉल्यूशन रिमेन मिल्की वाइट, डी फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों कंडीशन में है जो हमें इसको बदल देना चाहिए। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा, तो होगा डी, कि हमें क्या करना है, 0.5% क्लोरीन सॉल्यूशन लिया है हमने, तो यदि उसका जो रंग है वो चेंज हो जाए, बिकम टर्बिड हो जाए, या फिर एवरी 24 आवर में हमें इसको चेंज करना है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, डी ओ, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बॉडी बिल्डिंग फूड, इनमें से कौन सा है जो बॉडी बिल्डिंग फूड नहीं है। ऑप्शन में मीट, फ्रूट्स, पल्सेस एंड लेग्यूम्स और एग। तो बॉडी बिल्डिंग फूड कौन से कहलाते हैं, जिनमें प्रोटीन प्रेजेंट होता है। तो मीट, पल्सेस मतलब कि दालें और फलियां, और एग, तो इन सभी में प्रोटीन होता है, बट फ्रूट्स में प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होता उतना ज़्यादा, तो इसीलिए बॉडी बिल्डिंग फ्रूट्स जो फूड है वो क्या नहीं है, तो वो है फ्रूट्स। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 43, कंट्रोल ऑफ स्प्रेड ऑफ डिसीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन, किसी डिसीज को फैलने से रोकना है तो ये किस लेवल का प्रिवेंशन कहलाएगा। ऑप्शन है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी या फिर फोर्थ। तो कोई डिसीज हुई नहीं है लेकिन तब भी हम उसको फैलने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये किस लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आएगा, प्राइमरी में। नेक्स्ट इज कॉर्ड क्लैंपिंग इज डिलेड वाई 1 to 3 मिनट इन न्यूनेट बिकॉज। तो कॉर्ड क्लैंप करने का टाइम अभी आपको प्रेजेंट में एग्जाम में आया था, जिन भी लोगों ने MPCHO का पेपर दिया था उसमें आया था, कॉर्ड क्लैंपिंग का टाइम पूछा था और कॉर्ड कटिंग का। तो यदि कॉर्ड क्लैंपिंग क्या करते हैं, 1 से 3 मिनट बाद की जाती है जन्म के बाद, तो ऐसा क्यों किया जाता है। ऑप्शन है प्रिवेंट्स एनीमिया इन वुमेन, प्लेसेंटा सेपरेट इजीली, प्रिवेंट जॉइंडिस इन न्यूनेट, या फिर न्यूनेट गेट्स कॉर्ड ब्लड। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा, तो कॉर्ड क्लैंपिंग डिले की जाती है 1 से 3 मिनट आफ्टर द न्यूनेट, जो बर्थ है उसके बाद न्यूनेट में, क्योंकि जो कॉर्ड में ब्लड प्रेजेंट है वो क्या हो जाए, न्यूनेट की बॉडी में चला जाए, इसलिए ऐसा किया जाता है। यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, डी, न्यूनेट गेट कॉर्ड ब्लड। नेक्स्ट इज अ केमिकल एजेंट दैट इनहिबिट्स बैक्टीरियल ग्रोथ इज कॉल्ड। तो ऐसे केमिकल एजेंट जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकते हैं वो क्या कहलाएंगे। ऑप्शन में डिसइंफेक्टेंट, बैक्टीरियोस्टैटिक, बैक्टीरियोसाइडल, सॉरी जर्मिसाइड और स्ट्रेलेंट। तो ऐसे एजेंट जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, उन्हें मारते नहीं हैं बट उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करेंगे, तो क्या कहलाएंगे, बैक्टीरियोस्टैटिक। यदि मारने का पूछते और जो जर्म्स हैं बैक्टीरिया के उनको मारने का पूछते तब होता है बैक्टीरियोसाइडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंटावेलेंट वैक्सीन इज रिलेटेड टू। तो पेंटावेलेंट वैक्सीन में जो 5 वैक्सीन होती हैं वो कौन सी हैं, प्रेजेंट होती हैं। क्वेश्चन नंबर 46 से ऑप्शन में है, तो यहाँ पर पेंटावेलेंट वैक्सीन का जो क्वेश्चन है इसका मैं आपको डायरेक्ट सही आंसर बताती हूँ। तो पेंटावेलेंट वैक्सीन में जो वैक्सीन प्रेजेंट होती हैं, एक तो DPT, हेपेटाइटिस बी और HIV। तो आपको याद रखना है डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनेस, इससे आपको 3 याद हो जाएंगे DPT के नाम से। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस बी और HIV। तो ये सभी हैं जो क्या है, पेंटावेलेंट वैक्सीन है। नेक्स्ट इज विच इज नॉट अ कॉज ऑफ एंटीपार्टम हेमरेज, APH और एंटीपार्टम हेमरेज का कारण क्या नहीं है। ऑप्शन है प्लेसेंटा प्रीविया, कॉर्ड प्रेजेंटेशन, एब्रप्टो प्लेसेंटा, या फिर रप्चर ऑफ द यूट्रस। तो जो एंटीपार्टम हेमरेज का कॉज नहीं है, कारण नहीं है, वो क्या है, कॉर्ड प्रेजेंटेशन। बाकी यूट्रस रप्चर, प्लेसेंटा प्रीविया और एब्रप्टो प्लेसेंटा, इन तीनों के कारण क्या हो सकता है, एंटीपार्टम हेमरेज की कंडीशन हो सकती है। तो सबसे ज़्यादा एंटीपार्टम हेमरेज की जो कंडीशन होती है वो किसके कारण होती है, प्लेसेंटा प्रीविया और एब्रप्टो प्लेसेंटा के कारण। तो ये थे गाइज यहाँ पर टोटल 47 क्वेश्चन। जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा उसमें रिमेनिंग क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय।